नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह ऋषि द्विपायन से मिलने जा रहे हैं। जाते जाते उनको अपने जीवन की पिछली बातें सब याद आ रही है। वे कहते हैं कि मेरे अंदर एकांत भाव उत्पन्न होता देख पिताजी ने मुझे जल्दी ही युवराज पद दे दिया था और पिताजी की बढ़ती उम्र भी थी। फिर भी उनको दूसरे विवाह के मोह ने घेर लिया था, वह भी एक मछुआरी के साथ। उसका नाम काली था, रंग भी काला। पिताजी अजान बाहु थे, मेरे जैसे ही लंबाई, एकदम आर्य वर्ण, वही डील डौल। बुढ़ापे में मोह होना विचित्र नहीं, पर पहली बार वे पर्वतीय लड़की के प्रति आकर्षित हुए और दूसरी बार मछली पकड़ने वाली छोटी जाति की लड़की के प्रति। ऐसी स्त्रियों में आर्य पुरुषों को ऐसा कौन सा आकर्षण दिखता है? आखेट के समय, युद्ध पर जाते समय, शांति के दिनों में इनका ध्यान दूसरी जाति की स्त्रियों की ओर जाता है। इस तरह भीष्म अपनी पुरानी स्मृतियों को कुरेद कुरेद कर देखने लगे थे। उन्हें लगा कि ऐसा बहुत समय से होता आ रहा है, इसमें दोष है या नहीं, इसका मर्म मैं ब्रह्मचारी होने के कारण समझ नहीं सकता। यही सब सोचते सोचते भीष्म रथ में बैठकर द्वैपायन ऋषि से मिलने जा रहे थे। तभी उनका ध्यान रथ के बाहर गया। जहां भी भूमि मिली उसे काट छाट कर और समतल करके कृषि भूमि का विस्तार किया गया था। जहां देखो वहीं आर्य फैले हुए थे। स्मृतियां पुनः अकुलाने लगी। पिता ने एकदम रोगी की भांति बिस्तर पकड़ लिया था। लाख सेवा करने पर भी कोई फल न निकला। अंत में पिताजी के सारथी से ही पता चला कि सारथी साथी होता है ना। स्वामी के चाल चलन और अंतरंग की कामना के रहस्य उसे जितना पता रहते हैं उतना किसी दूसरे को नहीं रहते। सारथी ने आकर कहा था कि युवराज देखिए, आपके पिता को एक मनोरोग हो गया है। वे आखेट के लिए दक्षिण की ओर गए थे ना, वहाँ यमुना नदी पार करनी थी ना, तब एक लड़की नाव चला रही थी। लड़की यानी 25-26 वर्ष की स्त्री थी। उस पर आपके पिताजी का मन आ गया। पिताजी उसे जो चाहे देने को तैयार हुए। उसने कहा, महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करने को तैयार हो तो मैं आपकी हो जाऊंगी। मेरे पिताजी के पास चलिए। कहकर वह इन्हें अपने पिता के पास ले गई। वह मछुआरों का मुखिया था, व्यवहार कुशल लगता था। पहले चतुरता से सारी बातें पता लगाकर वो बोला, महाराज, आपका एक नवयुवक पुत्र है ना, आप भी मेरे जितने बूढ़े हैं। आपके साथ ब्याह करके मेरी बेटी को क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? राजभवन का निवास मिल सकता है, आभरण मिल सकते हैं, सुखी जीवन मिल सकता है। पर इन सबके भुलावे में पड़कर सऊद के बेटी की दासी बनने को मेरी बेटी तैयार नहीं है। उसके पेट से जन्म लेने वाले लड़के को राजगद्दी पर बिठाने को यदि आप तैयार हो तो आप लोग जिस अग्नि की पूजा करते हैं उसके सम्मुख शपथ ले ले तो मैं अपनी बेटी देने को तैयार हूँ, नहीं तो हम पर कृपा कीजिए। सारथी ने फिर बताया, युवराज, इस बात पर आपके पिताजी सीधे निकलकर रथ पर आ बैठे और घर चलने को कहा। उस लड़की पर का मोह अभी नहीं गया। आप अभी युवराज के पद पर है, आगे राज्य त्यागने को आपको कैसे कह पाएंगे? इसके अतिरिक्त आपके ऊपर उनका बहुत स्नेह भी है। पिता और माता दोनों बनकर उन्होंने आपकी सेवा की है, पाला है। भीष्म आगे कहते हैं कि मैं उसी सारथी को लेकर उस स्त्री को और मछुआरों के मुखिया को बात करने निकल पड़ा। देखने के लिए तो मैं स्वयं ही चल पड़ा, सारथी को साथ लेकर। रथ में जाते हुए कितने वर्ष हो गए थे इस बात को। स्मृति पीछे पीछे जा रही है। तब मैं 22 का होगा और पिताजी 60 के आसपास के होंगे। तब रथ में जाते समय मेरे मन में जो भावनाएं उठी ना, अब वे ठीक से याद भी नहीं है। भीष्म मन में ही मन कहने लगे, सब विचित्र है। भीष्म ने तकिया ठीक से लगाया और टेक लगाकर आरामदायक स्थिति में बैठ गए। अब फिर स्मरण में खो गए। वे सोचने लगे, तब मैं रथ पर घोड़े पर कितना तन कर बैठता था, कभी झुकता नहीं था,
पिता ने पाल पोस कर जो स्नेह दिया था उसका उन्हें प्रतिदान देने की इच्छा थी। रोग शैया पर पड़े पिताजी के लिए वैद्य की बताई जड़ी बूटी लाकर देने का उत्साह था। भले ही कितने संकटों का सामना करना पड़े, भय का नाम भी नहीं था। या यह कौतूहल था कि इस आयु में पिताजी का मन जीतने वाली तरुणी का रूप कैसा होगा। अब वह सब भूल गया है। आगे भीष्म कहते हैं कि मैं और सारथी जब पहुंचे तभी वह नाव खे रही थी। शाम वर्ण धूप में पककर पानी में भीगकर दृढ़काय दिखने वाली पिंडलियां, घुटने और जांघों का निचला भाग, बाहें, उभरा हुआ वक्ष। जब सारथी ने बताया यही वह काली है, तब उसे देखकर आश्चर्य और तिरस्कार का भाव मन में आया। सोचा कि क्या पिताजी इसी लड़की पर मोहित हो गए हैं। तब की बात मुझे आज भी याद है। मन में वह तिरस्कार लिए हुए ही नाव में जब हम उसके पास बैठा तब उसके पास से मछली की दुर्गंध आ रही थी। नदी के पार उस किनारे पर उसके पिता की झोपड़ी या घर था, याद नहीं आ रहा है। चबूतरे पर बिठाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दंडवत करने में उसके पिता की नय विनय का क्या कहना। तब पता चला था कि छोटे लोग बड़ों के पांव पड़ते हैं। तुम मालिक हो, मैं दास हूं कहकर फुसलाने की बातें करते हैं। अल्प शिक्षा के बहाने वे धीरे धीरे खसोटते चलते हैं। हम वहां जाते ही उसने वो सारे में कांस की चटाई बिठाकर हमको बिठा दिया। भीतर से मछली की गंध आ रही थी। उसने कमर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, आपके आगमन से इस गरीब के घर का उद्धार हो गया। आपके पिता ने मेरी बेटी को पसंद कर लिया है, लेकिन मुझे इसमें एक खोट दिखाई दे रही है। आप किसी भी शक्तिशाली शत्रु को नष्ट करने में समर्थ है। भीष्म आगे बता रहे हैं कि तब मैंने पूछा था, इसमें क्या खोट है, बताइए तो। तब उसके पिता ने कहा था, कल आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके मेरी बेटी को राज्य से वंचित भी कर सकते हैं। इस गरीब की बेटी का तब क्या होगा। तब मैंने झट से कह दिया, ठीक है, इसके पेट से जन्म लेने वाला बच्चा ही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। समझो, मैंने सदा के लिए राज्य त्याग दिया। युवराज का पद अभी से मैंने छोड़ दिया। इस प्रकार तुरंत मैंने शपथ ली थी। इस तरह भीष्म को पिछली बातें सब याद आ रही है और किस तरह उनके पिताजी मछुआरे जैसे लड़की पर मोहित हो गए थे वो स्मरण कर रहे हैं। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।